है कि मोहब्बत शहर मात की किस्त नंबर 4 के साथ। तो चलें शुरू करते हैं। वो उसे घर ले आया था मगर अभी भी उन दोनों के दरमियान कोई बात नहीं हुई थी। हीर मुसलसल खामोश थी और हदात ने भी उसे बुलाने की कोशिश नहीं की थी। अपने घर आकर उसने हीर को एक कमरे में बिठा दिया। मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आता हूँ, तुम फ्रेश हो जाओ। मुझे कुछ नहीं पहनना है। ये बात उसने जिस वजह से बोली थी हदात को खूब समझ आ रहा था। तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल नए कपड़े लेकर आऊँगा। मेरे पास कुछ ऐसे सूट भी हैं जो मेरी बीवी ने अपने तन को भी नहीं लगाए। वो तो अपनी बात बोल कर चला गया था। हीर ने हैरत से दरवाजे की सिमत देखा। आज भी उसकी हर बात कैसे समझ लेता था, मगर अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो उसे कितना जानता है। इसके सारे वादे झूठे थे। हीर के लिए यही दर्द नाकाबिले बर्दाश्त था। नो वे, आज जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही ज़्यादा गलत हो गया। ऐसा तो सोचा भी नहीं था हीर हदात को मिल जाएगी। ये तो शायद इसके लिए नाकाबिले तलाफी नुकसान जैसा था। अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए। वो बेचैनी से अपने फार्म हाउस में इधर उधर टहल रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर इस बेचैनी को ठीक कैसे किया जाए। अगर हीर ने उसके बारे में हदात को कुछ बता दिया तो सारा प्लान फेल हो जाएगा। सारी ज़िंदगी वो जेल की चक्की पीसता या फिर अपनी जान से भी हाथ धो बैठता। मुझे लगता है इस बारे में बॉस को बता देना चाहिए। इसे पता होगा तो ज़रूर कोई ना कोई हल निकल आएगा, मगर इससे पहले मुझे अपनी रात को रंगीन करने का इंतज़ाम भी करना होगा। कुछ सोचकर उसने जिस लड़की का इंतखाब किया था इसके साथ रात गुजार कर इसके दिल को बहुत सुकून मिलेगा, क्योंकि अब जिसके साथ वो रात को रंगीन करने चला था वो हदात की बहुत ही ख़ास थी। बॉस, वलीद ने अपने बॉस को फ़ोन किया ताकि उसे पैदा होने वाली हर परेशानी से आगाह कर सके। हाँ बोलो, इस बार कोई अच्छी खबर देना। मुझे माफ़ कर दें बॉस, मगर इस बार कोई अच्छी खबर नहीं है। क्या मतलब कोई अच्छी खबर नहीं है? सामने वाले इंसान के अंदाज में गुस्सा दर आया। मतलब ये है कि मेरे ऑफिस में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की काम करती थी। मेरी बहुत टाइम से उस पर नज़र थी। मैंने उसे कई बार शादी की ऑफ़र भी की मगर उसने हर बार इनकार कर दिया। इस बार मैं उसे अपने बंगले पर ले आया मगर वो मुझे ज़ख्मी करके यहाँ से भाग गई। अच्छा तो ये बात है, इसमें तो परेशानी वाली कोई बात नहीं। अगर उसकी इज्जत बच गई है तो वो लड़की सीधा अपने घर गई होगी, और अगर तुमने उसके साथ कुछ गलत कर दिया है तो मर जाएगी। यही तो परेशानी की बात है बॉस। मैंने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया और वो अपने घर भी नहीं गई। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है अब तुम अपने मुंह से कुछ गलत निकालने वाले हो जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। कुछ ऐसा ही समझ लें, क्योंकि वो लड़की जब यहाँ से भाग गई तो मैंने इसका पीछा किया मगर वो मेरे हाथ लगने से पहले ही हदाद आलम शाह के हाथ लग गई। हदाद आलम शाह, ये नाम सुनते ही मानो सामने मौजूद इंसान को सांप सूंघ गया। क्या बकवास कर रहे हो? तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो? इस लड़की को गोली मार देते मगर हदाद आलम शाह के हाथ न लगने देते। मुझे कम अज़ कम तुमसे इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी। वो चीखने लगा। शायद उसको समझ नहीं आ रहा था वो अपना गुस्सा कंट्रोल कैसे करे। मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया बॉस, सब इत्तेफाक से हो गया। लेकिन जितना मैं उस लड़की को जानता हूँ वो बहुत ही ज़्यादा डरपोक है। मेरे बारे में कुछ भी वो हदात आलम शाह को नहीं बताएगी। तुम अब दुआ करो जो तुम बोल रहे हो वो सच हो। अगर ये ना हुआ तो मैं तुम्हें पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा। आज जो तुम कामयाब तरीन बिजनेसमैन और इस कदर बैंक बैलेंस के मालिक हो वो सारे का सारा मेरे करम नवाजी की बदौलत है। अगर मैंने अपना हाथ तुम्हारे सर से उठा लिया तो तुम्हें सर छुपाने की भी जगह नहीं मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। अगर ऐसी कोई नौबत आई तो इस मामले को रफा दफा करना पूरी तरह मेरी जिम्मेदारी होगी। मेरा यकीन कीजिए। ठीक है, लेकिन मुझे कुछ भी गड़बड़ नहीं चाहिए। ठीक है बॉस, वलीद की ये लापरवाही उसके लिए मसला न बन जाए। मैं यहाँ तक आकर अब अपनी ज़िंदगी में हदात की मदाखलत नहीं चाहता। आज तक उसे मेरे बारे में पता नहीं चला। अगर वो उस लड़की के ज़रिए वलीद तक पहुंच गया तो मुझ तक पहुंचने में भी ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। वो परेशानी में इधर उधर उठकर टहलने लगा। कुछ वक्त सोच विचार के बाद आखिरकार उसने एक नंबर मिलाया। सुनो, अब तुम्हें हदात की ज़िंदगी में दोबारा दाखिल होना होगा। इनकार की कोई गुंजाइश नहीं है। बस वहाँ जाकर फाइल पर कब्जा जमाओ, फिर हम शाह ख़ानदान के इस चिराग को भी बुझा देंगे। फ्रेश होकर इस वक्त वो सर झुकाए बैठी थी। एक 3 से 4 साल लड़की छोटे छोटे कदम उठाती उसके कमरे में आई। सफ़ेद जालीदार फ्रॉक, छोटे छोटे बूट और गुड़िया हाथ में थामे
वो हैरतज़दा सी उसे घूर रही थी। मासूम से गुड़िया की मानंद उस लड़की को देखकर हीर के चेहरे पर अपने आप मुस्कुराहट दर आई। कौन है आप? मेरे बाबा की चादर क्यों ओढ़ रखी है? इस लड़की के पहले ही सवाल पर हीर के चेहरे की मुस्कुराहट सिमट गई। इसका मतलब ये हदाद की बेटी थी। मेरे पास दुपट्टा नहीं था बेटा, इसीलिए आपके पापा ने मुझे खुद दी है। मैं इन्हें वापस कर दूंगी। पापा ये चादर किसी को नहीं देते। आपको क्यों दी? वो छोटी सी बच्ची अपनी उम्र से बड़े सवाल कर रही थी। हीरा, हदाद भी यूनिफॉर्म तब्दील करके अब घरेलू लिबास में मलबूस होकर आया। बाबा ये कौन है? आपके साथ क्यों आई है? ये मेरी बहुत खास दोस्त है। आपको इनका आना अच्छा नहीं लगा? वो घुटनों के बल वहीं फर्श पर हीरा के सामने बैठ गया। नहीं बाबा, मुझे इनका आना बहुत अच्छा लगा। ये बहुत खूबसूरत है। क्या बड़ी होकर मैं भी ऐसी खूबसूरत हो जाऊंगी? बिल्कुल, आप इतनी ही खूबसूरत हो जाएंगी। हाथ बढ़ाकर उसने हीरा को अपने गोद में उठा लिया और खुद भी खड़ा हो गया। हीरा, वो खाना खाते हैं। बाहर जाते जाते इसने हीर को भी अपने साथ बुला लिया। नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। सेकंडों के हिसाब से जवाब आया था। हदाद के कदम कुछ पल के लिए साकत हो गए। आप जानती हैं अगर आप खाना नहीं खाती तो बदले में मेरा क्या रिएक्शन होता है? वो उसे न जाने क्या जताने की कोशिश कर रहा था। हीर के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट बिखर आई। आप मुझे वो वक्त याद ना ही दिलाएं तो अच्छा होगा। ना वो आप हैं, ना मैं वो हीर। वो शायद बहस के मूड में थी, इसलिए हीरा को उससे गोद से नीचे उतारा। और आप डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठे। मैं अभी 1 मिनट में इन्हें लेकर आता हूँ। ओके बाबा। वो मुस्कुराकर वहाँ से भाग गई और हदाद मजबूत कदम उठाता हीर की तरफ बढ़ा। अगर मैं कहूँ कुछ नहीं बदला, ना मैं बदला हूँ, ना मेरे जज्बात, ना मेरी मोहब्बत, तो क्या तुम यकीन करोगी? बिल्कुल नहीं। वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। अब कुछ भी कह लें, मुझे आपकी किसी बात पर यकीन नहीं। तुम मुझे समझने की कोशिश करो। मैं उस वक्त बहुत मजबूर था, जानती हूँ। आप दुनिया में सबसे ज़्यादा मजबूर थे, तभी तो मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाया। जब आपको मालूम था आप इतने मजबूर हो जाएंगे तो क्यों मुझे मोहब्बत की राहों पर चलने के लिए मजबूर किया? हीर के लहजे का कर्ब और आंखों की नमी हदाद को शर्मिंदा करने के लिए काफ़ी थी। मुझे मालूम होता ज़िंदगी ऐसा मोड़ लेगी तो मैं पहले ही तुम्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेता, चाहे इसके लिए मुझे भी अपने छोटे भाई की तरह बगावत करनी पड़ती। मुझे ये सब कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। आपकी बेटी खाने की मेज़ पर आपका इंतज़ार कर रही है। आप वहाँ जाएं और मुझे इजाज़त दें। मुझे जाना है। हीर की आखिरी बात पर मानो इसके दिमाग में आग लग गई हो। कहाँ जाने की बात कर रही हो तुम, और कहाँ जा सकती हो? मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम इस वक्त बिल्कुल अकेली हो। मैंने अपने हाथों से तुम्हारे माँ बाप की लाश को दफन किया है। तुम्हारा इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसके पास जाओगी। आज तक पूरे ख़ानदान में किसी को नहीं पता कि तुम जिंदा हो। आज भी तुम किस हालत में मिली हो ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद भी जाने की बात कर रही हो। इस घर से बाहर कदम भी मत निकालना। उसका पुराना गुस्सा ऊदा है। आप मुझ पर कोई हुक्म नहीं चला सकते। आपके पास ऐसा कोई हक नहीं है। और मैं कहाँ जाती हूँ, किस लिए जाती हूँ, किसके पास जाती हूँ, इस बात से आपको कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए। आज मेरी जान बचाने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। मैं आपके पास ज़्यादा नहीं रह सकती। हीर ने खुद को मजबूत जाहिर करने की कोशिश की। मेरे सामने ज़्यादा मजबूत बनने की कोशिश ना करो। आज के बाद तुम मेरे साथ ही रहोगी, भले कोई रिश्ता हो या ना हो। अगर फिर भी रिश्ते की बात है तो बहुत जल्द तुम्हारे साथ रिश्ता भी बन जाएगा। हीर ने एक झटके से सर उठाकर इसकी जानिब देखा। शकाजक आंखों में गुस्सा भर आया। किस रिश्ते की बात कर रहे हैं आप? मुझे आपके साथ कोई रिश्ता नहीं जोड़ना। हमेशा के लिए दूर हो जाएं मुझसे। ज़िंदगी में एक बार तुम्हें खुद से दूर जाता देख चुका हूँ, अब ऐसा नहीं होगा। इसका बाजू थाम कर वो उसे खींचता हुआ डाइनिंग टेबल तक ले आया। इस दरमियान वो ये बिल्कुल फरामोश कर बैठा था कि नाइला के साथ उसने शादी का वादा किया है। कल रात उन दोनों के दरमियान जो कुछ भी हुआ, उसके बाद अनमोल को अपनी सारी ज़िंदगी रायगा लग रही थी। कितनी मुश्किल लगी थी उसे इंसान को अपने दिल में जगह देने के लिए। और जब उसे अपने दिल में जगह दे दी तो उसने रात जो हरकत की थी, इसके बाद दिल चाह खुदकुशी कर ले, मगर खुदकुशी हराम थी। हम जैसों का कभी कुछ नहीं हो सकता। मुझे उसको माफ़ करके अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करनी ही नहीं चाहिए थी। भला उस इंसान के साथ ज़िंदगी की शुरुआत कैसे हो सकती है जिसने उसे सारे ख़ानदान के सामने सरापाई सवाल बना दिया था। उसे आज भी वो दिन याद है जब उसकी माँ बाप की आंखों में बेबसी और बाकी ख़ानदान की आंखों में उसके लिए नफरत ही नफरत थी। अपने करीब लेटे हाथ को देखकर उसकी आंखों से आंसू बह गए। जिसका भारी हाथ अभी भी उसकी कमर के गिर्द लिपटा हुआ था। नफरत का एक उबाल उसके अंदर उठा। अगले ही पल हाथ उठाकर उसने परे फेंक दिया और खुद उठकर फ्रेश होने चल दी।
फ्रेश होने के बाद जैसे ही वो वापस आई तो हाथ बेड क्राउन से टेक लगाए सिगरेट पीने में मसरूफ था। उसे पूरी तरह इग्नोर करके वो आईने के सामने खड़ी होकर बाल बनाने लगी। हाथ उठकर उसकी पुश्त पर आ खड़ा हुआ। सुबह सुबह अपने शौहर को प्यार देने के बजाय गुस्सा दिखा रही हो। शौहर, अनमोल के चेहरे पर तंजीह मुस्कुराहट उभर आई। क्या मुझे वाकई याद दिलाने की ज़रूरत है आप किस तरह मेरे शौहर बने हैं? वो तंजीह लहजे में गोया हुए। अब जिस तरह भी बन गया शौहर तो बन गया, तुम्हें चाहिए तो मेरी इज्जत करो। हाथ ने उसकी कमर के गिर्द हिसार बनाकर अनमोल के कांधे को लबों से छुआ। इज्जत की बात कम से कम आप ना ही करें तो बेहतर होगा। आपने ही मेरी इज्जत पूरे खानदान में उछाली थी और आप अब भी मेरी इज्जत नहीं कर सकते। कल रात जिस बात की सज़ा आपने मुझे थी, इस काम के लिए भी आपने ही मुझे आमादा किया था। वो ड्रेस आपने ही मुझे दिया था और आपने ही कहा था इसे पहनकर पार्टी में आ जाओ। जब इस तरह का ड्रेस पहनाकर अपनी बीवी को महफिल में लेकर जाएंगे फिर लोग तो आंखें सेंकेंगे। इसे याद था कल रात उसके साथ जो कुछ भी किया गया। इसका असल जिम्मेदार वो खुद ही था। खुद ही उसने ऐसा ड्रेस लाकर उसे दिया। हालांकि अनमोल खुद उस ड्रेस को पहनने में काफ़ी कंफ्यूज हो रही थी क्योंकि उसने कभी साड़ी नहीं पहनी थी। जब पार्टी के अंदर गए तब भी वो सबसे मिलकर एक तरफ जाकर खड़ी हो गई, मगर वहाँ पर दो लड़के आ गए जो उसके साथ शुरुआत में बातें करते रहे। अनमोल ने भी इखलाक निभाते हुए खुश इखलाकी का मुजाहिरा किया, मगर बाद में उन्होंने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। हाथ ने उसे बचा तो लिया मगर उसे यूं ही उनके साथ हंसते मुस्कुराते बातें करता देख बहुत गुस्सा आया। मुझे माफ़ कर दो, मुझे गुस्सा आ गया था। मुझे आपकी माफ़ी नहीं चाहिए। ये झूठी माफ़ी अपने पास रखी। अपनी कमर से उसके दोनों हाथ हटाकर वो दूर हुई। मुझे आपने कोई खिलौना बनाकर रखा हुआ है जिसे आपने सबसे दूर कर दिया और यहाँ पर कैद करके रखा हुआ है। मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं है। मैं कहीं आ जा नहीं सकती, मैं किसी अपने से मिल नहीं सकती और अब तो अपनों से मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब तो मेरा कोई अपना रहा ही नहीं, फिर मैं किससे मिलूँगी? इसका लहजा गुलगुज़ हो गया, ज़ख्म ताज़ा हो गया, इसलिए हाथ लब खींचकर खुद भी फ्रेश होने चल दिया ही। हेयर ब्रश वहीं पटक कर वो बेड पर बैठ गई। दोनों हाथों से सर को थाम लिया। इस इंसान में कोई एहसास नहीं है, ज़रा सी भी शर्मिंदगी नहीं है। या अल्लाह, मुझे कौन से गुनाहों की सज़ा मिल रही है? सुर्ख रंग की हाई हील, हाथों में डायमंड ब्रेसलेट, दाएं हाथ की तीसरी उंगली में अंगूठी जिसके ऊपर काले रंग की मसनूई गुलाब नस्ब थी। होठों पे सुर्ख लिपस्टिक, वाइट कैपरी और रेड टॉप पहने वो वलीद शाह के फार्म हाउस के सामने मौजूद थी। मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ कोई लड़की आई थी क्या? सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर उसने बड़ी बदतमीजी के साथ सवाल किया। मैडम, यहाँ कोई नहीं आया था। तो फिर तुम्हें ये चोट कैसे लगी? वो मैडम, मैं गिर गया था। जैसा झूठ बोलने का हुक्म उसे वलीद ने दिया था उसने वो झूठ भी बोल दिया। सच कह रहे हो? जी मैडम, बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मखसूस आलीशान कमरे में आकर इसने अपना क्लच सोफे पर उछाला और खुद वार्डरोब से कपड़े निकालकर फ्रेश होने चल दी। जैसे ही वो फ्रेश होकर बाहर आई, वलीद सोफे पर बैठा उसी का इंतज़ार कर रहा था। बड़े दिनों बाद मेरी जान से मुलाकात हुई। वलीद ने आगे बढ़कर उसे बाहों में भर लिया। ज़्यादा फैलने की ज़रूरत नहीं है। ये बताओ, मेरे पीछे से क्या क्या अयाशियाँ करते रहे हो? इसकी बाहों से निकलकर वो आईने के सामने आ खड़ी हुई। अरे, ये मुझ पर इल्ज़ाम है। मैं कोई अयाशियाँ नहीं करता रहा, बल्कि मैं तुम्हारी याद में दुबला हो गया हूँ। देखो तो सही मेरी तरफ। हसीना ने आईने में से ही इसके वजूद की तरफ देखा। अगर अयाशियाँ छोड़कर मेरी याद में दुबले हो जाने की नौबत आ जाती तो शायद तुमने अब तक खुदकुशी कर ली होती। एक तो तुम मेरी किसी बात का यकीन नहीं करती और सर झटक कर बेड पर जा बैठा। मैं इसलिए तुम्हारी बात का यकीन नहीं करती क्योंकि मैं अच्छी तरह तुम्हारी आदत से वाकिफ़ हूँ। वो हेयर ब्रश वहीं रखकर उसके करीब बैठ के, यकीन करो मैं अपनी सारी गलत आदत खो चुका हूँ और बस तुम्हारे इश्क में पागल हूँ। तुम अगर अपनी सारी गलत आदतें छोड़ दो यही बेहतर होगा। शराब पियोगे? वलीद ने साइड टेबल पर रखी शराब की बोतल से अपने लिए 2 घूंट निकाली। हाँ, एक पैक बना दो। श्योर। गिलास उसकी तरफ बढ़ाकर वो खुद भी पीने लगा। 2 से 3 पैक लगाकर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। बहुत दिनों बाद आई हो, क्या मेरे करीब नहीं आना चाहती? अगर करीब ना आना चाहती तो यहाँ ना आती। उसके करीब आकर हसीना ने वलीद की शर्ट के बटन खोल दिए और स्वीट हार्ट बेड पर लेटकर उसने हसीना को भी अपने साथ बिता लिया। इससे पहले कि वह हसीना पर झुकता उसने हाथ वलीद के सीने पर रखकर उसे वहीं रोका। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अगर मुझे पता चला तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो या फिर अब भी वो दूसरी लड़कियों के साथ तुम्हारा ताल्लुक है
तो तुम्हें तुम्हारे दुश्मनों से पहले मैं बर्बाद करती हूँ। जानते हो ना, जब मैं किसी को बर्बाद करती हूँ तो किस हद तक बर्बाद कर देती हूँ। हसीना की बात पर वलीद का हल्क तक खुश्क हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, मैं सिर्फ तुम्ही से मोहब्बत करता हूँ। इस बात के अलावा भी मैं बहुत सी बातें जानती हूँ। दो बुदू जवाब आया। अरे अब क्या यूं ही तरसाती रहोगी या अपने करीब ही आने दोगी? वलीद ने बात का रुख पलट दिया। मेरी किसी बात को इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है। तुम मेरे हो, ये बात तुम्हें ध्यान में रखनी चाहिए। हाँ, मैं तुम्हारा ही हूँ, बेफिक्र हो। अब तुम भी मेरी हो, ये बताओ। वो उसकी नाइट गाउन की डोरियाँ खोलकर हसीना की गर्दन पर झुका और ये मुलायम बदन गहरा सांस खींच कर वो सीने पर झुकाया। कितना तड़पाया तुमने हसीना? तड़पाया तो मुझे हदाद ने है, वो सोच कर रह गई। तुम दुनिया की सबसे हसीन लड़की हो, तभी शायद तुमने अपना नाम हसीना रखा है। तारीफ़ों के पुल बांधता वो पूरी तरह हसीना के वजूद को महसूस करने लगा। हसीना के साथ रातें गुजार कर उसे एक कमीनी सी खुशी महसूस होती थी, क्योंकि भले वो इस वक्त उसकी बाहों में थी, मगर हदाद शाह से उसका जो गहरा रिश्ता था, उसे सोचते ही उसे ज़हनी सुकून मिलता था। इसीलिए सोई हसीना के साथ हम बिस्तरी के मौके की कुछ वाहियात तस्वीरें लेकर उसे अपने पास महफूज कर ली। यकीनन ये तस्वीरें हदाद शाह को तोड़ने में बहुत कारआमद साबित होंगी। आज तो वलीद और उसकी बेटी के साथ नाश्ता करके जाऊंगी। नायला ने बेल बजाकर सोचा। इस वक्त वो हदाद के फ्लैट के सामने मौजूद थी। आंटी, गेंद से खेलते हीरा ने नायला को पहचान लिया, क्योंकि वो पहले भी 2 बार यहाँ आई थी। हेलो हीरा, आप आज सुबह सुबह कैसे आए? क्या आप भी हमारी नई मेहमान से मिलने आए हैं? हीरा ने आगे बढ़कर उनसे सवाल किया। नई मेहमान? कौन सी नई मेहमान? किसी तो इस बारे में कुछ मालूम ही नहीं था किसकी बात कर रही हो। क्या घर में कोई मेहमान आई है? हाँ, पापा कल उन्हें लेकर आए हैं। वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत अच्छी भी। आखिरी बात पर उसने बड़ी बड़ी आंखों से नायला को घूरा, क्योंकि 2 बार जब नायला आई तो इसका बर्ताव हीरा के साथ कुछ खास अच्छा नहीं था। नायला ने खा जाने वाली नज़रों से हीरा को घूरा और खुद पाँव पटक कर पूरे घर में उस नई मेहमान की तलाश करने निकल पड़ी। आखिर तुम मुझे यहाँ से जाने क्यों नहीं दे रहे? बिला वजह से छोड़ दो ही, तुम जानती हो अब तुम यहाँ से नहीं निकल पाओगी। उसके गुस्से का जवाब हदाद ने नरमी से दिया। आखिर क्यों? क्या वजह है? मैं क्यों रहूँ आखिर? बिला वजह तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम मेरी जिम्मेदारी हो। गलत, वो तेज़ आवाज़ में यकदम बोली। बिल्कुल गलत मिस्टर हदाद आलम शाह, मैं आपकी जिम्मेदारी नहीं हूँ, बल्कि मेरी कुछ जिम्मेदारियाँ और असूल हैं जो मुझे आपके साथ रहने की इजाज़त नहीं देते। तो आप मुझ पर बिला वजह पाबंदियाँ लगाना बंद करें। ये कोई पाबंदी नहीं है, मगर तुम यहाँ से नहीं जा सकती। सो कि एक बात अपने पल्लू से बांध लो। मेरी नौकरी का हर्ज हो रहा है। मैंने अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी की खातिर पैसा कमाना है। ज़िंदा रहना है तो खाना होगा, और खाना मुफ्त में नहीं मिलता। यहाँ रहो, मैं तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी करूँगा। किस हद से? और मैं क्या इतनी फजूल लगती हूँ जो हर ऐरे गहरे से अपनी ज़रूरियात पूरी करवाती फिरूँगी? हीर के दिमाग में ये जुमला सुनकर आग ही तो लग गई थी। हैरा गहरा नहीं हूँ मैं। हदाद को दिन की शुरुआत में ही गुस्सा आ गया। हालांकि हीर के साथ वो हर तरह से नरमी बरतने का इरादा कर चुका था। मैं आपको वही समझती हूँ। वो शायद उसे गुस्सा ही दिला रही थी। अच्छा, तो तुम्हें नौकरी चाहिए, ठीक है, तो तुम नौकरी करो, मगर यहाँ रहकर। मेरी बेटी को एक नैन्सी की ज़रूरत है जो इसका ध्यान रखे और 24 घंटे की ड्यूटी दे। इस काम में माकूल पैसे अपनी मुलाजमा को देता हूँ, मगर अब तुम्हें दूंगा। उसने जितने आराम से ये बात बोली, हीर को लगा हदाद आलम शाह ने उसके मुंह पर तमाचा दे मारा हो। कुछ पल के लिए तो उसे कुछ सुझाई नहीं दिया। आखिर जवाब क्या दें? तो अब तुम मुझसे अपनी बेटी की देखभाल करवाओगी। किस बात का बदला ले रहे हो मुझसे? मुझे पहले कम तकलीफ दी थी तुमने, जो अब ये भी। हीर की आंखों में नमी हदाद को कुछ गलत होने का एहसास करवा गई, मगर सफाई देना बेकार था, क्योंकि इस वक्त वो इस मुकाम पर नहीं थी जहां वो उसकी हालत समझ पाए। क्या तुम मेरी बेटी से नफरत करती हो? हदाद 2 कदम उसकी तरफ बढ़ा। हीर ने हैरत से उसकी तरफ देखा। ये क्या सवाल है? वो बच्ची है, उससे कोई नफरत कैसे कर सकता है? वो भड़क उठी। तो बस फिर ठीक है, तुम्हें इस काम से कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। वो पुरसुकून हो गया। मगर मैं नहीं करना चाहती, लेकिन तुम्हें करना होगा। जाते जाते वो उसकी तरफ मुड़ा। ज़बरदस्ती नहीं चलेगी मिस्टर हदाद शाह, जो समझ लो, मगर अब सिर्फ वही होगा जो मैं चाहूँगा। वक्त अब मुझसे कुछ नहीं छीन सकता। इसके लहजे में जो कुछ था, हीर समझ कर भी समझना नहीं चाहती थी।
ओह वाकई। नाइला तालियां बजाती कमरे में दाखिल हुई। हदाद की आखिरी बात ने उसके कानों तक भी रसाई हासिल की थी। तुम यहाँ इतनी सुबह? वो नाइला के करीब आया, जबकि हीर भी उसे देखते ही पहली नज़र में पहचान गई थी। हाँ, मैं सुबह सुबह। अच्छा हुआ जो मैं यहाँ सुबह ही आ गई, वरना मुझे तो इस अमर मोहब्बत की अधूरी कहानी की कुछ खबर ही नहीं थी। इसका अंदाज मानेखेज था। वो दोनों बखूबी समझ रहे थे। हीर ने तुम्हारी शर्मिंदगी के सर झुका लिया, मगर हदाद को उसका ये अंदाज देखकर बहुत गुस्सा आया। ये क्या बदतमीजी है नाइला, इस तरह कौन बात करता है? ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। उसके सख्त अंदाज पर नाइला खुलकर हंसती। तुम्हें ये नहीं पसंद, तुम्हें वो नहीं पसंद, तुम्हें मैं भी नहीं पसंद, फिर तुमने मुझसे शादी का वादा क्यों किया? बल्कि मैं तो ये सोच रही हूँ, वाह मेरी किस्मत कितनी ख़राब है। मर के भी ये मनहूस लड़की वापस आ गई। उसने जहरखंद लहजे में बोलकर खा जाने वाली नजरों से हीर को देखा। बस बहुत हुआ, अब एक बार और हीर के बारे में कुछ बोला तो अच्छा नहीं होगा। तुम हमेशा से जानती हो वो किस कदर खास है और रहेगी। तो मैं क्या तुम्हारी ज़िंदगी में कोई बकवास बनकर आई हूँ? तुमने मुझसे वादा नशे में किया था। वादा? हदाद के जिस्म में चूंटियाँ रेंगने लगी। याद आया, तुमने मुझसे शादी का वादा किया। तो फिर ये हीर यहाँ क्या कर रही है? वो चीखने लगी तो हीरा सहम कर दरवाजे के करीब ही रुक गई। हीर ने शिकवा कना नजरों से हदाद की तरफ देखा, मगर उस हरजाई से और उम्मीद भी क्या की जा सकती थी। वो ऐसा ही था। शायद हीर ने अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत जैसे जज्बे का हकदार गलत इंसान को चुन लिया था। ये सोचकर ही उसकी आंखों में आई नमी हदाद के दिल को बेचैन कर गई।